मित्रों, कुछ ऐसा होता है जब हम लंबे समय से किसी रोग और व्याधि से ग्रसित हो जाते हैं तो उसे हम अपने जीवन का एक अभिन्न अंग मान करके अपने दिनचर्या का हिस्सा मान लेते हैं। अपने राष्ट्रीय जीवन में उसको एक वार्षिक उत्सव के रूप में मनाने लगते हैं। और यही किया हमने 15 अगस्त के साथ। और हर 15 अगस्त को हमने एक राष्ट्रीय, जो मूलतः एक व्याधि थी, उस व्याधि को हमने उत्सव में तब्दील कर दिया। और आज तक हम उस रोग से ग्रसित हैं। कुछ इस प्रकार से ग्रसित है कि 90 से 99% जनता उस रोग की वास्तविकता जानने के बाद भी, चूंकि एक अंधे गुफा में घुसने की कुछ इस प्रकार की एक हो हल्ला हमने उस समय से मचाई कि अब हम चाह करके भी उससे वापस नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हर देश के जीवन में, हर राष्ट्र के जीवन में अंधकार के बाद सूर्योदय का अवसर आता है। मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो वार्ता में, जहां मैं एक ऐसे ही सूर्योदय की चर्चा के साथ आपके साथ उस सूर्योदय जिसके बारे में आपको जानकारी है, जिस प्रकार से आपको उस रोग के बारे में जानकारी है कि 15 अगस्त एक रोग है और फिर भी उसे हम अपने जीवन का अंग मान के चलते रहे हैं, उसी प्रकार से उस सूर्योदय की भी आपको जानकारी है। लेकिन उसे हम वाकई में इस रोग की बहुत बड़ी दवा मान के आगे बढ़े। संभवतः ऐसा आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मूलतः मैं अपनी इसी बात को आपके साथ साझा करने के लिए आज इस वीडियो वार्ता में आपसे जुड़ रहा हूं। 15 अगस्त 1947 यानी राष्ट्रीय विभीषिका का वो काला दिवस, जो हमें अंदर से खोखला करते 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 आज 75 से 77 वर्ष का वो नासूर बन चुका है। और आज हम जब 2024 के शुरुआत में आज देश एक उत्थान की दिशा में बढ़ रहा है, तो आज एक ऐसा सूर्योदय हुआ है जहां हमारे जाने अनजाने एक ऐसी तिथि हमें मिल गई है जो 15 अगस्त के जहर को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है। और उसी तारीख, उसी तिथि का नाम है 22 जनवरी, जिस दिन लगभग 500 वर्षों के बाद जो हमारे देश पे एक नासूर के रूप में एक काला अध्याय जुड़ा हुआ था। उस अध्याय को तो हमने 1992 में ही धो डाला था, लेकिन उसको एक उज्जवल रूप देने के लिए, एक गौरवशाली रूप देने के लिए हमने जिस तिथि को चुना है, उस तिथि का नाम है 22 जनवरी, जब हम अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर हमारे श्री राम लल्ला का मंदिर बनाने, यानी मंदिर तो बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वो अपनी पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़ रही है। उस दिन जो प्राण प्रतिष्ठा का जो अवसर आया है, वो अवसर वास्तव में एक साथ कई अवसरों को लाया है। लेकिन हम पहले, जैसे जैसे राष्ट्र उदय की ओर जाएगा, उत्थित होगा, हिंदू जागृत होंगे, जागरूक होंगे, वैसे वैसे हम अपने रोगों को पहचानेंगे। मैं ना जाने कितने वर्षों से इस बात के लिए परेशान रहा। अपनी बातों को मैंने अन्य प्लेटफॉर्म पे लोगों से साझा किया, कई बार तो YouTube में वीडियो बनाकर कहा, कई जगह सार्वजनिक या अकादमिक प्लेटफॉर्म पर भी मैंने इस बात को कहा कि ये 15 अगस्त रूपी जो नासूर है, जो बहुत ही खतरनाक एक विषैली बीमारी है, इस बीमारी से हमको निकलना चाहिए, किसी भी तरह से निकलना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी जो है पूरे देश को कुछ 1-2 दशकों से नहीं, लगभग 8 साढ़े 8 दशकों से हमें रुग्ण किए जा रहा है। जिस दिन हमारे राष्ट्र को 2 भागों में विभाजित किया गया, हमारे महत्वपूर्ण हिस्सों को, हमारे राष्ट्र मंदिर के महत्वपूर्ण हिस्सों को काट करके अलग कर दिया गया, उस दिन को हम एक उत्सव के रूप में मनाते रहे। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने पहले के कई वीडियोस में इस बात का जिक्र किया है कि क्यों करके 15 अगस्त की जो तारीख है वो किसी भी तरह से इंडिपेंडेंस, स्वाधीनता, स्वतंत्रता और आजादी का दिन है ही नहीं, बल्कि वो तो गुलामी के एक ऐसे प्रतीक का दिन है जो हमारे छाती पर, इसको कहते हैं ना कि एक मूंग दलने के लिए हमारे मुख पे कालिख पोतने के समान है। और उसे नेहरू और गांधी रूपी मलेच्छों ने
हमें बाध्य कर दिया कि हम इसे एक उत्सव के रूप में मनाए। गाहे बगाहे, जाने अनजाने मैं भी उन विद्यार्थियों में से, उन लोगों में से शामिल हूं जो अपने बचपन में स्कूल जाने आने के क्रम में या फिर गली मोहल्ले में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों में हमने आज़ादी के उत्सव के रूप में 15 अगस्त को मनाया होगा। वो ट्रांसफर ऑफ पावर था, वो सारी बातों को अभी हम नहीं रखेंगे क्योंकि हम पहले इसके समाधान की ओर आगे बढ़ते हैं। आज 22 जनवरी के दिन जब अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर का एक तरह से कह लें कि विधिवत उसका एक उद्घाटन, शब्द तो खैर एक अलग शब्द है, उद्घाटन भी एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के साथ जो उसका उद्घाटन हो रहा है वो वास्तव में राष्ट्र का उद्घाटन है। और निसंदेह रूप से राम मंदिर, हर राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है। या यूं कह दें कि हमारे अलग अलग नगरों में, अलग अलग राज्यों में हर मंदिर जो है वो राष्ट्र मंदिर ही है। और उन सारे मंदिरों में जो एक महाराष्ट्र मंदिर है वो अयोध्या धाम में आज उदित हो रहा है। ऐसे में 15 अगस्त रूपी व्याधि के समूल नाश के लिए हमें अगर कोई कदम उठाना है, देखिए मैं ये इस बात को भली भांति जान रहा हूं कि तमाम विरोधों के बावजूद मोदी सरकार ने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जिसको लेकर के इस सरकार की ना सिर्फ प्रशंसा होनी चाहिए बल्कि इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की इस समय की सरकार स्वर्णाक्षरों में अपनी उपलब्धियों को लिखाएगी, गिनाएगी। लेकिन मेरे लिए विकास के सारे जो पैमाने हैं, विकास की जितनी भी उपलब्धियां हैं, मैं उन्हें गौण गौण और गौण ही मानता हूं, क्योंकि सड़कें अच्छी हो जाएं, हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खड़े हो जाएं, शैक्षणिक संस्थान आ जाएं, कॉरपोरेट आ जाएं, तमाम उद्योग आ जाएं, लेकिन हम उन जगहों पर वही काले अंग्रेज बने रहे जो 15 अगस्त को अपना आजादी का दिन मानता हो, जो अंग्रेजों को इमिटेट करता हो, उनको अपना एक उदाहरण और आदर्श मानता हो। तो ऐसे सड़क पे बड़ी बड़ी गाड़ियों को लेके चलना, बड़े बड़े शहरों के आलीशान इमारतों के इर्द गिर्द घूमना और इतराना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ करके फख्र से कहना कि हम तो IIM कलकत्ता, अहमदाबाद और फलाने ठिकाने जगहों से, बेंगलोर से पढ़ करके आए हैं, IITs के प्रोडक्ट हैं। ये सारी चीजें अब तक तो बेमानी रही ही थी और आने वाले समय में भी बेमानी रहती है यदि विकास के पैमाने पर हम तमाम उन इमारतों को खड़ा कर देते और कहते कि देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने बड़े बड़े पैमाने खड़े कर दिए, कितने कितने बड़े उत्कृष्ट उपलब्धियों को की फहरिस्त लगा दी। लेकिन इन सबों के समानांतर नरेंद्र मोदी ने एक जो बहुत बड़ा काम किया, एक बहुत बड़ा संकेत दिया, वो खतरनाक नेहरू, वो विशैला नेहरू, और यहां तक कि नेहरू के बाद जो साहस कभी शास्त्री जी को नहीं हुआ, कुछ हद तक वो साहस और लोगों ने दिखाने का प्रयास किया। लेकिन नेहरू के बाद के तमाम प्रधानमंत्रियों में वो साहस कभी रहा ही नहीं। यदा कदा उनका किसी मंदिर में जाना, वहां अपने हिंदू होने की एक तरह से कह ले कि बात को अपने हिंदू होने को लेकर के, मतलब अगर हम कह लें कि बहुत अधिक गर्व नहीं तो कम से कम एक सांकेतिक रूप से लोग जाते रहे। लेकिन नेहरू के बाद से जो तमाम लोग रहे उनमें एक दो अपवाद को छोड़ करके पहली बार नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि नहीं, ये हिंदू राष्ट्र है, यहां का प्रधानमंत्री हर उस हिंदू मंदिर में जो हमारे मान बिंदु है वहां जाएगा, वहां उन मंदिरों के विकास में, उन मंदिरों के सौंदर्यीकरण में राष्ट्र अपनी भूमिका निभाएगा, इसको सुनिश्चित किया। वहां पर समय व्यतीत किया और सांस्कृतिक चिन्हों को धारण करके एक आदर्श उपस्थित किया। अब तक भारत में क्या होता रहा था, एक लंबे समय से राजनीतिक आदर्श के रूप में यह खतरनाक विशैला नेहरू था। एक लंबे समय से अगर युवक अपने आप को किसी के ऊपर अपने आप को ढालना चाहता तो उसके सामने या तो सिनेमा के हीरो हीरोइन होते, खेल जगत में क्रिकेटर्स होते, या फिर राजनीति में वैसे लोग होते जिनका ना तो चाल सही रहा ना उनका चरित्र सही रहा।
ऐसे में एक ऐसे आदर्श प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का आना हुआ, जिन्होंने ना सिर्फ अपने व्यक्तित्व से बल्कि ना सिर्फ अपने विकास से, क्योंकि व्यक्तित्व और उस व्यक्तित्व के बल पर विकास करना ये तो ठीक है, ये तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन विकास किसके लिए? विकास एक भौगोलिक इकाई रूपी देश के लिए या एक सांस्कृतिक इकाई राष्ट्र के लिए? तो नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया कि नहीं, हम एक भौगोलिक इकाई देश के लिए विकास नहीं करेंगे, जैसा दावा कभी नेहरू और उसके चमचे किया करते थे कि भारत में उद्योगों की जो एक फेहरिस्त लगा दी नेहरू ने, अगर वो ना लगाई होती तो आज क्या देश इतना विकसित होता? कैसा इस विकसित होकर के हमने क्या प्राप्त कर लिया था पिछले 70-75 वर्षों में? केवल और केवल एक मानसिक गुलामी। उस गुलामी का सबसे बड़ा प्रतीक 15 अगस्त। आज हमें उस 15 अगस्त को पूरी तरह से समूल नाश करना होगा और एक नए दिवस की जो तलाश थी, जिसकी बात मैं कम से कम व्यक्तिगत रूप से पिछले कई वर्षों से करता रहा हूं, वह जो खोज है, वह जो शोध है, वो 22 जनवरी को पूर्ण हो रहा है। तो आने वाले समय में यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार एक और साहस दिखाती है अपने तीसरे टर्म में, जो निसंदेह रूप से मई 2024 के बाद से सरकार आने वाली है, तो जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में यह साहस हुआ कि 14 जनवरी को विभीषिका दिवस के रूप में अडॉप्ट किया गया, उसको एक दिन एक्सटेंड करके कहा जाएगा कि 15 अगस्त 1947 ट्रांसफर ऑफ पावर का दिन था, जिस दिन भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया गया और भारत पर अंग्रेजों का शासन आने वाले और भी कई वर्षों तक जारी रहा था। और इस प्रकार हम भूले भटके रहे, हम अनजाने में 15 अगस्त रूपी एक नासूर को पाले रहे थे, लेकिन चूंकि अब हम जान चुके हैं तो हम इस 15 अगस्त को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे और अब हमारे सामने तो एक नया दिवस आ ही चुका है। इसके लिए जो भी संवैधानिक कदम उठाए जाने चाहिए, उठाए जाने चाहिए। जो कुछ भी हम कर सकते हो किया जाना चाहिए। और उतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़े तो सारे विरोध के बावजूद कम से कम 2024 में 15 अगस्त ना ही मनाने का एक संकल्प ले लिया जाए कि भाई नहीं, 15 अगस्त में इस बार कोई लाल किला नहीं होगा। और नहीं तो फिर महत्वाकांक्षा में कि भाई एक ऐसा भी प्रधानमंत्री था जिसने 15 वर्षों तक 15 बार, 17 बार, 18 बार जो है लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। अगर इस तरह का कुछ अगर हमारे अंदर लोभ हो और जिसका हम संवरण ना कर पा रहे हो, तो अभी हम कुछ और वर्ष तक इस दुर्भाग्य को हम झेलेंगे। लेकिन मैं अपनी इस बात को आपके साथ इसलिए साझा कर रहा हूं कि 15 अगस्त एक नासूर है, जिस दिन लाखों लोग मारे जा रहे थे, उसके पहले भी उसके बाद भी रक्त रंजित एक तारीख है, जिस दिन कोई आजादी तो मिली नहीं। पहली बात, क्योंकि अंग्रेज आज भी कह रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ पावर हमने किया था। अंग्रेज के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि नेहरू हमारा आदमी है। गांधी ने चिल्ला चिल्ला करके कहा कि नहीं, नेहरू को हमने इसलिए प्रधानमंत्री बनाया कि वो अंग्रेजों के साथ अच्छे सरोकार उसके रहे हैं, अंग्रेजों के साथ वो अच्छे से डील कर सकता है। डील किस चीज के लिए करना है? देश हमारा है, राष्ट्र हमारा है। तुम हमारे यहाँ कटोरा लेकर के आए थे, भीख मांगने आए थे, हमारे यहाँ व्यापार करने का एक स्वांग रचते हुए आए थे, और हमारे पीठ पे तुमने छुरा घोप करके और हमारे शासन तंत्र पर अपना आधिपत्य कर लिया। और उसके बाद यदि तुम जा रहे हो तो तुमसे किस तरह का डील, तुमसे किस तरह का वार्तालाप, तुम्हारे साथ कौन से संबंध हम कंटिन्यू करें, जिसके लिए कि नेहरू रूपी एक अंग्रेज ही चाहिए और कोई स्वदेशी जो देश को अच्छी तरह से समझने वाला, जो सोमनाथ मंदिर के उद्धार के लिए कदम आगे बढ़ाने वाला सरदार पटेल या उनकी जगह कोई और हो, उनको छोड़ करके गांधी ने जबरदस्ती नेहरू को राष्ट्र पे थोप दिया। ऐसे में जिस नासूर को हमने आज 77-75 वर्षों से पाला है, उस नासूर को खत्म करने का अवसर तो आ ही चुका है। अगर हम ये साहस ना भी कर सके 2024 में, तो आने वाले समय में कम से कम अगले जो 5 वर्ष नरेंद्र मोदी के होंगे, उसमें इसके लिए एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म तैयार होगा कि भाई किस प्रकार से 15 अगस्त रूपी नासूर को हम समाप्त करें और कैसे करें, कितनी जल्दी करें। इसके लिए किसी न किसी मार्ग का प्रशस्तीकरण जरूर होगा। ये मुझे ना सिर्फ मैं इसकी आशा करता हूं, बल्कि इसे मैं देख रहा हूं।
और होना ही होना है, क्योंकि राष्ट्र में सबसे पहले सांस्कृतिक उदय होना है, जो हो चुका है। 500 वर्षों से हम एक कलंक को ढो रहे थे, जिसे हमने 6 दिसंबर 1992 को इस एक पूरी तरह से मिटा दिया, जिसे बाबरी ढांचा कहते हैं। उसके बाद एक प्रतीक्षा रही, प्रतीक्षा का समापन हुआ, और आज अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, वहां प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस तरह से अगर देखा जाए तो 22 जनवरी हमारे लिए एक राष्ट्रोदय का समय है। अगर हम आधुनिक, हम कोई नवोदित राष्ट्र तो है नहीं, हम इस धरती पर सबसे पुराने राष्ट्र हैं। लेकिन किसी ने कह दिया कि भारत का जन्म तो 1947 15 अगस्त को हुआ था। इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण विषैली बातों को हम ढोते ढोते इतने बीमार हो चुके हैं कि आज हम कखार करके ये भी नहीं कह सकते कि अरे मूर्खों, हम तो उस समय से राष्ट्र हैं जिस समय ना तो अमेरिका की धरती पर देश और राष्ट्र की समझ थी, और ना ही किसी और जगह पर ऑस्ट्रेलिया या यूरोप के सुदूर क्षेत्रों में राष्ट्र की समझ थी। अगर राष्ट्र की समझ की ज्योति कहीं पहुंची तो वो भारत राष्ट्र से ही कहीं पहुंची। इस बात को हम नहीं कह पाए, लेकिन जरूरी था कि इस कालिमा को कभी ना कभी तो मिटना था। आज जब 22 जनवरी को अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर का आना, उदित होना एकदम तय हो चुका है, तो हम इसी दिवस को क्यों नहीं मान ले कि चलो भाई, आधुनिक समय में हमने एक लंबी निद्रा के बाद, एक अंधेरी गुफा से निकलने के बाद हमने अपना राष्ट्रोदय किया है, तो चलो हम इस दिवस को ही अपने लिए एक नवोदित राष्ट्र, नवोदित का मतलब नया नहीं, जो जिसे सनातन राष्ट्र नित्य न, तो एक हम नया दिवस मान लेते हैं। हमारे यहाँ तो उत्सवों की एक इतनी लंबी सूची है कि हर महीने कम से कम, अगर हम चाहें तो हर दिन एक उत्सव के लिए किसी न किसी तरह का एक हम स्रोत रूपी शोध हम कर सकते हैं। ऐसे में 15 अगस्त को भुला करके एक सही स्वाधीनता दिवस, स्वाधीनता से मतलब है कि इस सनातन राष्ट्र में ने जो जिस निद्रा में अपने आप को पाया था, उस निद्रा से जागने का, यानी एक जागृति दिवस के रूप में मनाएं। स्वाधीनता की क्या बात है? 15 अगस्त के पहले क्या हमने संघर्ष नहीं किया था? या अंग्रेजों के आने के पहले मुगलों से हमने संघर्ष नहीं किया था? ऐसा एक दिन नहीं गुजरा होगा, एक ऐसी एक रात नहीं गुजरी होगी जब कोई मुगल शासक, कोई मुसलमान, कोई विदेशी शासक, कोई अंग्रेज, कोई ब्रितानी हुक्मरान जो है चैन की नींद सोया होगा। क्योंकि भारत में कभी दक्षिण में तो कभी उत्तर में, कभी पूरब में तो कभी पश्चिम में, यानी और मध्य में अहर्निश क्रांतिकारियों, भारतीय राष्ट्रवादी लोगों ने उनके नाकों में दम कर रखा था कि तुम्हें हम यहां से उठा करके फेंक देंगे। तो यहाँ पे वे शासक के रूप में कभी नहीं रहे, एक लुटेरे के रूप में, एक सशंकित आशंकित एक ऐसे लुटेरे के रूप में रहे जो हर दिन इस बात को लेकर डर रहा था कि अगली सुबह कहीं ऐसी ना हो कि कुछ सारे भारतीय लोग अपनी सेना को लेकर के आए और हमें यहां से खदेड़ दे। ऐसे में हम गुलाम कभी नहीं रहे, इसलिए स्वाधीनता या आजादी का तो प्रश्न है नहीं। इसे मैं बारंबार कहता हूं और कहता रहूंगा। अब आती है बात कि यदि वो गुलामी और स्वाधीनता और आजादी की गुलामी से निकल के आजादी की लड़ाई नहीं थी, स्वाधीनता की लड़ाई नहीं थी, तो वो लड़ाई थी कि तुम विदेशी यहां पर हमारे कुछ हिस्सों पर कब्जा किए हो, तुम उठा के फेंक देंगे। फेंक दिया हमने। मुगल स्वयं समाप्त नहीं हुए, उन्हें भी हमने उखाड़ करके फेंका। उसी प्रकार से अंग्रेज से भी लड़ते रहे। अंग्रेज को गांधी और नेहरू ने नहीं भगाया, अंग्रेज को भगाया हमारे लोगों ने। और चूंकि हमारे लोगों ने ही अंग्रेज को रखा हुआ था, 1885 में कांग्रेस की स्थापना करके अंग्रेजों ने अपने लिए एक ऐसा रास्ता चुन रखा था कि यहीं के लोगों को मूर्ख बना करके अपने आप को इस रूप में स्थापित करो कि हम तुम्हारी ही तो गवर्नमेंट है। इस प्रकार से और भी लंबे समय तक कंटिन्यू करते। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, वहां पर जिस प्रकार से कारक आए और यहां पर जिस प्रकार से आजाद हिंद फौज और बाकी लोगों ने विद्रोह कर दिया था, उसके परिणाम स्वरूप उनका रहना मुश्किल हो गया था। तब उन लोगों ने एक नया रास्ता अपनाया कि हम रहे ना रहे, हमारा शासन रहे, यानी कि अंग्रेजों की जो शासन व्यवस्था की बिसात है वो बनी रहे। और इसीलिए उन्होंने 1947 में 15 अगस्त रूपी रोग को भारतीयों के मानस पटल पर अंकित करके हुए चले गए, और उस रोग से हम आज तक ग्रसित हैं। आज मौका है कि उस रोग से हम निकले, उस नासूर से हम निकले, और उसकी जगह हम अपने राष्ट्र मंदिर में, अपने राष्ट्र मंदिर के उदित होने का
अयोध्या धाम में श्री राम लला के मंदिर के उदित होने की जो तिथि है उसे हम एक राष्ट्र जागृति दिवस के रूप में हम स्वीकार करें, आगे बढ़े और इस नासूर से मुक्ति पाए। ये इसी उद्देश्य के पूर्ति में आज एक नई जागृति की भी आवश्यकता है, क्योंकि 22 जनवरी के बाद देश चला जाएगा चुनावी मोड में। चुनाव में एक मुद्दा मंदिर का होगा, एक मुद्दा यह भी होगा कि भाई ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी हम अगर जागृति दिवस इसलिए मना रहे हैं कि अब हम जागृत हो चुके हैं, अब हम अयोध्या धाम के बाद काशी विश्वनाथ धाम को लेंगे, उसके बाद हम कृष्ण जी के धाम मथुरा को लेंगे। लेकिन यहां पर रुकेंगे नहीं, जैसा कि कुछ लोग हमेशा इस बात की वकालत कर रहे हैं कि ठीक है हिंदू बहुत सहिष्णु है, हम सह लेंगे, हम बाकी चीजों को, आरएसएस भी बारंबार कह रही है कि नहीं हर मस्जिद के नीचे एक शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं, एकदम जरूरत है। लगभग 30 से 40 हजार मंदिरों को तोड़ा गया है, इससे अधिक मंदिरों को तोड़ा गया है। एक एक मंदिर का हिसाब हम लेंगे। राष्ट्र जागृति दिवस की सार्थकता इस रूप में है कि हम आगे बढ़ेंगे, काशी विश्वनाथ को लेंगे, मथुरा में कृष्ण जन्मस्थली को लेंगे, उसके बाद हम बड़े बड़े उन स्थलों को चिन्हित करेंगे जहां पर स्पष्ट रूप से हिंदू चिन्ह के साथ मस्जिद या मकबरे या किसी तरह का कोई इस्लामिक, वहां पर इस्लामिक चीजों को स्थापित किया है। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो उन चीजों को, उन जगहों को भी हम ढूंढेंगे जहां किसी न किसी तरह से एक मस्जिद को, मंदिरों को तोड़ करके उसके मलबे पे खड़ा किया गया है। और यही राष्ट्र जागृति का एक कह ले कि स्वर्णिम एक शुरुआत होगी जिसकी ओर हम अग्रसर हैं। इस वीडियो में इतना ही मित्रों, और हम आगे 22 जनवरी के संदर्भ में बाकी जो बातें हैं और कुछ उदाहरणों के साथ कि कैसे, मैं पहले भी अपनी बातों को किसी पूर्व के वीडियो में साझा कर चुका हूं कि कैसे यहां पर हजारों हजार मंदिरों को तोड़ा गया, कैसे हमारे देश में आक्रांताओं ने आकर के मंदिरों को किस क्रूरता के साथ, सिर्फ मंदिरों को तोड़ा ही नहीं गया, जिन लोगों ने उसका विरोध किया उनके साथ किस प्रकार की क्रूर हिंसा की गई, दिल दहल जाएगा इस बात को सुनकर के। अगर हम उसका प्रतिकार नहीं लेते हैं, जानने के बावजूद भी कुछ लोग इसको झुठला देंगे, जैसे आज आरएसएस झुठलाने पे लगी हुई है, जैसे आज तमाम वामपंथी तो लगे हुए थे, कांग्रेसी तो लगे हुए थे, जो तथाकथित जो मॉडर्निस्ट वगैरह लिबरल किस्म के लोग हैं वो तो लगे ही हुए थे। लेकिन आज आरएसएस और बीजेपी भी कहते हैं कि हम हर मस्जिद के नीचे हम शिवलिंग नहीं ढूंढेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि आप शिवलिंग ढूंढिए या मत ढूंढिए, इतिहास में जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के साथ तो न्याय करना पड़ेगा विदेशी आक्रांताओं ने। और दूसरी बात कि हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिसका ऐतिहासिक लेखा जोखा नहीं है। यदि हमने उस लेखा जोखा को नहीं रखा है तो उन मुस्लिम आक्रांताओं के साथ आए हुए उन इतिहासकारों ने उस लेखा जोखा को रखा है जो आज भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स में मौजूद है। हम आने वाले वीडियो में उन बातों की भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद मित्रों।